हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 16 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोज़ का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 889 मीटर लंबे हाईवे को चौड़ा करके 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि एक सुरक्षित, सुगम और तेज आवाजाही हो सके। और आपको याद होगा कि यह चारों धाम जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। 4 धाम परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने ऋषिकेश धारासू NH94, ऋषिकेश धारासू NH94, ठीक है, इसी पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबा सुरंग जो है उसका निर्माण किया है। राइट आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, 100% जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था? तो यह सबसे पहले किसको घोषित किया गया था? तो सिक्किम को किया गया था। ठीक है, चलिए। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है। ठीक है, और यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य पूछेगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व यानी एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? अब यहाँ पर देखिएगा, अंबुबाची आपको पता है कहाँ का मेला है? तो अंबुबाची असम में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर इसका देखिए वैथा मेला हो जाएगा। वैथा मेला जो है यह गुजरात का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, माधवपुर मेला जो है यह भी गुजरात में लगता है, लेकिन यहाँ पर पशु मेला पूछा गया, इसीलिए बौथा मेला या फिर ऐसे बौठा भी इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से संबंधित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के क्षमा दान शक्ति से संबंधित है, बताइए। तो देखिए, आर्टिकल जो 72 है, आपको याद भी होगा, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के सजा को माफ करने, उसको कम करने या निलंबित करने का जो है शक्ति है। लेकिन राज्यपाल की यहाँ बात की जा रही है, तो यह अनुच्छेद 161 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष, खाली स्थान दिया गया, में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। तो आपको याद होगा कि बक्सर के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। इसके पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहजादे ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। क्यों करवाया था? तो इसका कारण यह था
ताकि मुस्लिम विद्वान भी इसका अध्ययन कर सके। और ये जो अनुवाद कराया था इसने उपनिषद का फारसी में, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सीर ए अकबर के नाम से। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दारा सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जब समुद्र जल ऊपर उठती है तो उससे ज्वार, और जब नीचे जाती है तो उसको भाटा कहा जाता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति पर पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो आपको याद होगा, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और पहली बार इसे गाया गया था 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इसी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? पिछोला झील जो है यह कहाँ पर है? तो पिछोला झील राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। और देखिए, उदयपुर जो है यह पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में और कौन कौन सी झील है? तो जयसमंद झील है, उसके बाद राजसमंद झील है, पिछौला झील है, फतेह सागर झील है। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति जो है यह कहाँ से होती है? तो कैलाश श्रेणी के चमिंगडुंग ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत के पठार पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि गिरि नदी, यहाँ पर देखिए गिरि नदी खाली स्थान दिया गया कि एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, यह आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। एनजी रंगा इसके तत्कालीन सचिव और संयुक्त सचिव ESS नंबूदिरी पद बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके जो महासचिव थे वो कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनजी रंगा। ठीक है, पहले अध्यक्ष पूछता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद देखिएगा तमिलनाडु का वेलविल ओरिविजा, यह जो उत्सव है निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में ये जो मनाया जाने वाला जो ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, जैसे कि आपको पता है कि पोंगल वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि वेलविल ओरिविजा, तो यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त के महीने में यह मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर मेनली आपको याद रखना है कि यह त्यौहार जो है, यह उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के नियमों में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो आर्टिकल 110 आपको याद है। आर्टिकल 110 में क्या है? संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा से पारित माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 109। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को खाली स्थान दिया गया के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अस्पष्ट लागत के नाम से। अस्पष्ट लागत के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मार्गम कली खाली स्थान दिया गया राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, किस राज्य का? तो यह जो है यह केरल राज्य का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल राज्य का है। तो राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है?
तो आपको रामसर कन्वेंशन याद होगा, यह कहाँ पर हुआ था, तो ईरानी शहर रामसर के नाम पर इसका रखा गया। वहीं पर 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और यह वेटलैंड से संबंधित है, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2 फरवरी के दिन विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने आपको बता भी दिया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड देहरादून। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, मानव ह्यूमलिन या मानव इंसुलिन एक ही बात है। तो यह सर्वप्रथम 1983 में अमेरिकी कंपनी जो एली लिली है, इसी ने आरंभ किया था इसका विक्रय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। क्वाड में 4 देश हैं, याद रखना है कौन कौन से देश हैं इसमें। तो याद रखेंगे, इसमें जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका इसमें से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में जल, यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ 1974 में जो है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एवं देश में जल की स्वास्थ्यकर्ता को बनाए रखने के लिए इससे जो है अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर इसका 1974 हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। तो यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा द्वीप है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो है बैरन द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है या सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। तो राइट आंसर यहाँ बैरन द्वीप हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं IMPEX इम्पैक्स। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, नवंबर 2020 में मुंबई स्थित एक गैर लाभकारी भारत प्रवासन नाउ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक इसको जारी किया था। यह सूचकांक अंतर्राज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापता है। तो ये आपका प्रवासी मजदूरों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी 2011 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी में, आप कह सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल का घटना चक्र है, जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने कवर करा दिया है। पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। साथ ही साथ पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक जो हैं, यह राइट आंसर अभिजीता गुप्ता हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध जो है यह नानकिन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नानकिन के संधि के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो बिहू जितने भी फेस्टिवल हो, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ के हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पूरा का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। जाति प्रथा का कारण बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़िए और यहाँ से राइट आंसर आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जाति प्रथा का जो कारण नहीं है वो देखिए विवाह समूह के सदस्यों के बाहर की विवाह समूह के सदस्यों के बाहर की हो सकता है, यह कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है यह किस खेल में होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है यह होता है किस खेल में। तो रिले रेस में। ठीक है, रिले रेस में दौड़ने वाला जो अंतिम व्यक्ति होता है उसको एंकर कहा जाता है। तो रिले रेस हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पहले स्थान पर जो है यह कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है। और भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है कॉफी का उत्पादन। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत आकार में है, तो भारत जो है यह आकार में बताइए तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर देखिएगा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में चौथा, 7वां। तो क्षेत्र आकार में पूछा गया, तो आकार में यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या पूछता तो दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और नहीं हानि, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है बताइए करेक्ट आंसर। उसको कहा जाता है सहभोजिता। क्या कहा जाता है? सहभोजिता एक दीर्घकालीन जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति के सदस्य लाभ प्राप्त करते हैं जबकि अन्य प्रजाति के सदस्यों को नहीं लाभ होता है और नहीं नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम यानी कि आईसीआईसीआई भारत में एक वित्तीय संस्थान है। 1955 में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और यह संस्थान देश में निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से विश्व बैंक के एक मिशन द्वारा प्रायोजित किया जाता था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्व बैंक आयोग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इसमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था शिक्षा, वानिकी, वन्य जीव, पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, बाट और माप को। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा बाकी दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अभी मैंने बता दिया किस किस को, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। शिक्षा, वानिकी, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, न्याय प्रशासन, बाट और माप। ठीक है। तो इसमें से देखिए इसका जो राइट आंसर पूछा गया है नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा वन और स्थानीय सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो जोड़ा है यह सही नहीं दिया गया है। बाकी शिक्षा वन बिल्कुल है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण बिल्कुल है, स्थानीय सरकार नहीं है इसमें, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। देखिए जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा? नादिर उल असरा उस्ताद मंसूर को और नादिर उल जमान या अबुल हसन को, ठीक है, यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल के। उसके बाद देखिए पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो पेले जो थे यह किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो फुटबॉलर थे पेले, ब्राजील के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक रहा था। 1985 से 90 तक गरीबी को दूर करना एवं आय की असमानताओं में कमी लाना, उत्पादन रोजगार का अधिकतम संभव सृजन करना, सामाजिक उपभोग का उच्च स्तर विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना, उद्योगों में दक्षता, आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्पर्धा को शामिल करना, विकास योजना की मुख्य धारा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ये सब इस योजना का उद्देश्य था। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक समूह का इसमें से उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप का। तो यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे जो यात्री हैं यह सेकेंडरी ग्रुप हैं। ठीक है। द्वितीयक समूह बड़ा समूह होता है जिनके संबंध में अवैयक्तिक एवं लक्षणोन्मुखी होते हैं। ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा अरुणोदय योजना जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह अरुणोदय योजना जो है यह शुरू किया गया था असम सरकार के द्वारा। यह योजना रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि यह जो है असम की योजना है, अरुणोदय योजना, याद रखेंगे इसको। ठीक है। राइट आंसर इसका असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसको शामिल किया गया था संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत या 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली समन्वय है किसका, यह आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। गांधार कला शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। और यह जो समन्वय है, यह समन्वय किसका है, तो यह समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। उसके बाद देखिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, तो यह जो है सुमंगलम पोर्टल, सुमंगलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, तो यह 1935 का 1935 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है हमारा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में खालिस्तान दिया गया होती है, तो आधुनिक समाज में जो है क्या होती है, बताइए राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समावयी एकता, ठीक है, समावयी एकता। उसके बाद देखिए दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, दाई दीदी क्लिनिक योजना, तो यह की गई है किसके द्वारा, तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के अतिरिक्त दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक में स्तन कैंसर एवं गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा होगी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्क रेखा जो है किस भारतीय राज्य समूह से होकर के गुजरती है, तो आपको याद है कि यह 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो इसमें से देखिए सही समूह कौन सा दिया गया है, तो यह समूह गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 फरवरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखिएगा कि मेलाटोनिन के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है, कौन करता है इसमें से, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, और पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित है, तो दिमाग में स्थित है। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें नींद आने लगती है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कुदरती तौर पर शाम से स्रावित होने लगता है, इवनिंग से ही। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर वायरस। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है, शर्करा भोजी कवक जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको, ईस्ट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ईस्ट को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट। उसके बाद देखिएगा कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, तो कशेरुका जो है यह, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसका हिस्सा है, तो यह जो हिस्सा है यह हिस्सा है आपका मेरुदंड का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेरुदंड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। चलिए, और आपको पता है कि 33 हड्डी होते हैं मेरुदंड में। अगला प्रश्न कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है, आवश्यक अमीनो एसिड जो है कौन सा है, बताइए राइट आंसर। तो इसमें से राइट आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलेलिन, ये सभी जो हैं फ्रेंड्स ये क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल क्या है, तो देखिए उसमें शामिल जो है क्या है, स्टार्च हैं, स्टार्च की उपस्थिति को यह जो है पुष्टि करता है, स्टार्च यानी कि मंड जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है, तो प्रारंभिक सत्ता का स्रोत वेबर के अनुसार जो है, मैक्स वेबर के अनुसार यह कानून होता है, ठीक है, कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है,
तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रतिदीप्त नालिका एवं नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, इसमें प्लाज्मा कण गैस तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है, साइन बल्ब या चिन्ह बल्ब, यहाँ हिंदी में चिन्ह लिखा गया है, अंग्रेजी में साइन होगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो प्लाज्मा कण गैस तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित इसमें से करेगा आपका, बताइए। बोरॉन करता है, कैडमियम करता है, ठीक है, ये सभी नियंत्रित करते हैं। सिल्वर भी करता है और इंडियम भी करता है, इंडियम, ठीक है, इंडियम। और इसको क्या कहा जाता है, जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको कहा जाता है नियंत्रक छड़। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यूटोपिया के लेखक कौन था। तो यूटोपिया को लिखा है सर थॉमस मोर ने, थॉमस मोर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 80 70 70, ठीक है, याद रखेंगे 80 70 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमशः जो है कोशिका द्रव 80S, क्लोरोप्लास्ट 70S और माइटोकॉन्ड्रिया 70S। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से इमर्शन फ्रीजिंग, ठीक है, इमर्शन फ्रीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निसार, इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो नासा इसरो, नाम में ही है नासा इसरो, याद रखेंगे इसका, क्लियर। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नासा इसरो का है। और 2022 में जो है यह उपग्रह को सतीश धवन केंद्र से जो है इसको प्रक्षेपित किया जाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नासा इसरो। नासा देखिए कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर है NASA, नासा, ठीक है, ये वाला। उसको चलिए कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है यह दिया था किसने, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों के समन्वय हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें से दूरी का। अगला प्रश्न है कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो इस पर पनपते हैं कौन सा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो यह होता है व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है इसमें से। अब देखिए यहाँ पर इसमें से क्या निकल रहा है, पहले बीटा निकला, ठीक है। अब यहाँ से बीटा जब निकला तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एक जुड़ गया है, नीचे क्या है, नीचे होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। अब यहाँ से क्या निकला, फिर इस यहाँ पर बताइए जहाँ एरो का निशान है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अल्फा कण है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आखिर में जो है गामा किरण निकल रहा है, गामा कण निकल रहा है। तो राइट आंसर इसका बीटा, उसके बाद अल्फा और गामा हो जाएगा, बीटा, अल्फा और गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सोनार जो है ये क्या है, सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है, तो दूध में लैक्टोज होता है, आपको पता है लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद देखिए एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली जो प्रतिरक्षियां हैं वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में जो इसमें से बनेगा वो प्रतिरक्षियां कौन सी हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटीबॉडी IgE,
एंटीबॉडी IgE इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किर्चॉफ का धारा नियम पूछा गया है। किर्चॉफ का जो धारा नियम है ना, यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है और किर्चॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो धारा नियम जो है यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है और जो वोल्टेज का नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश का और ऊर्जा का क्रमशः इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो मिनीमाता रोग जो होता है यह होता है किसके कारण से? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारा के कारण से। ठीक है, मिथाइल मरकरी के कारण होता है। पारा यहाँ पर देखिए राइट आंसर दिखा गया है। और इटाई रोग जो होता है ये किसके कारण से होता है? कैडमियम के। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर आपके लिए सेट लेकर के मैं एग्जाम तक आते रहूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।